नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपका भाई राज सिंह। आज आपको पता होगा कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 वाला आज फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और आज से लेके जून तक ही ये फॉर्म भरा जाएगा और इसका एग्ज़ाम 24 जुलाई से होगा, ठीक है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और इसके बारे में जानकारी कम रहती है, ठीक है। बहुत लोग जानते नहीं हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग भर नहीं पाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ये वीडियो पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं हर चीज़ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम होता क्यों है, इसका मैं थोड़ा ब्रीफ में आइडिया बताता हूँ, ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जैसे किसी डिपार्टमेंट में मान लो 15 सीट खाली है, किसी में 20 खाली है, किसी में 3 सीट खाली है, किसी में 5 सीट खाली है, किसी में 6 सीट खाली है, किसी में 50 भी खाली हो सकती है, ठीक है ना। तो अब आपको लगता है 3 सीट के लिए या 20 सीट के लिए वो एग्ज़ाम कराएगा इंडिया में? नहीं। लेकिन एग्ज़ाम में तो उसको लेना ही लेना है, ऐसे डायरेक्ट तो ले नहीं सकता, एग्ज़ाम से लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी वैकेंसी क्लब करके एक साथ एसएससी को दे देते हैं। तो एसएससी क्या करती है, इसको मर्ज करके सारे जो इधर उधर के डिपार्टमेंट्स के 5, 10, 15, 20 ऐसे वैकेंसी जो होती हैं उसको मर्ज करके सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम में उसको डाल के रिक्रूटमेंट कर देता है। अब आपको समझ में आया कि ये एग्ज़ाम क्या है, वो इसीलिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बस ये है कि हर डिपार्टमेंट में 3-4 ऐसे, किसी में जैसे जोलॉजिकल वाला है एएसआई में, किसी में है, किसी में मान लो ऑर्गी में है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में 20 सीटें खाली हैं, किसी में 15 खाली हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सब में ये मर्ज कर लेता है और आ जाता है। इस बार सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 में 2402 वैकेंसी रिपोर्ट हुई हैं, ठीक है, 2402, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अब डिस्कस करूँगा, ये आपको बहुत कम मिलेगा आपको पूरे वीडियोस में, ठीक है। कहीं आपको जल्दी मिलेगा नहीं सब चीज़ें, तो ध्यान से सुनिए। नोटिफिकेशन में जब पोस्ट लिखी होती हैं तो किसी में लिखेगा ग्रेजुएशन लेवल है, किसी में इंटरमीडिएट लेवल की होती है, किसी में 10th लेवल की होती है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ग्रेजुएशन लेवल लिखा है तो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, वैकेंसी की, देखो हर पोस्ट की उसकी डिटेल्स होती है। ये एग्ज़ाम एक अलग है, इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन हो तो आप भर सकते हो, नहीं। हर पोस्ट की अलग क्वालिफ़िकेशन होती है। अगर वो जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा, मैंने लिंक डाला है, उस पर डालेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी वैकेंसी की डिटेल्स उसमें आ जाएंगी, ठीक है। उसमें एक एक वैकेंसी को आपको चेक करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, हर साल एक वैकेंसी आती ऑफिस सुपरिटेंडेंट की आती है ऑर्गी में, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में। एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें सिर्फ एकमात्र नहीं, मतलब बहुत रेयर जो ऐसी पोस्टें हैं जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है, मतलब सिर्फ ग्रेजुएट हो आप एलिजिबल हो। वरना 90% से 95% जो वैकेंसी होती है ना, वो कहीं ना कहीं स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली होती हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक ऐसी वैकेंसी आई, मान लो एम्ब्रॉयडरी वाली कोई आई, ठीक है, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर इन एम्ब्रॉयडरी। अब उसमें 2 साल का तुमसे क्वालिफिकेशन मांगेगा, उसका एक सर्टिफिकेट मांगेगा, ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ऐसी ऐसी होती है। जैसे लेट सपोज किसी में मान लो एक स्विमिंग जूनियर ऐसी कोई पोस्ट आ गई, तो उसमें तुमसे 3 साल का स्विमिंग का एक सर्टिफिकेट तुमसे मांग लेगा, ठीक है। तो समझ लो ना, हर पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगता है, ठीक है। जैसे किसी मान लो बीटेक तुमने किया है तो किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट में ऐसे मांग लेगा कि रेडियो कम्युनिकेशन में 2 साल का सर्टिफिकेट होना, मतलब आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपने इंजीनियरिंग किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ये दोनों होना चाहिए तब आप एलिजिबल हो। ऐसे ऐसे करके सारी वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में भले लिखा होगा ग्रेजुएशन, लेकिन वो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको पोस्ट को देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। तो इतना बात क्लियर हो गया, मतलब हर पोस्ट को आपको देखना पड़ेगा और ख़ुद देखना पड़ेगा कि आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं हो, तभी वो फॉर्म भर सकते हो, पहली बात ये, ठीक है। एक ही बंदा बहुत सारी पोस्टों के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। एक पोस्ट के लिए जो भी एक डिपार्टमेंट में भरना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा।
दूसरा भरना है तो दूसरा भरना पड़ेगा। जैसे लेट सपोज एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन रजिस्ट्रार जनरल है, तो उसकी मान लो कोड है NR 20524, तो इस पर आप फॉर्म भरोगे तो 205/24 के लिए। अगर कोई और भरना है तो उसके लिए अलग फॉर्म भरो, कोई और भरना है उसके लिए अलग फॉर्म भरो। तो अगर 20 जगह भरना है तो 20 फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी मतलब जैसे मान लो इसमें एग्ज़ाम में क्या होता है, ये वैकेंसीज जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। किसी NR में है, कोई CR में है, कोई ER में है, कोई NWR में है, कोई SR में है, ठीक है, कोई SER में है, कोई वेस्टर्न रीजन में है। तो ऐसे ऐसे सब डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि आप जैसे मान लो NR में हो, लेट सपोज दिल्ली वाले में हो, तो आप NR में भी फॉर्म भर सकते हो, CR सेंट्रल रीजन मतलब इलाहाबाद वाले में भी भर सकते हो, NWR चंडीगढ़ में भी भर सकते हो, ER ईस्टर्न रीजन कोलकाता रीजन में भी भर सकते हो, कहीं भी भर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग जगह एग्ज़ाम देने जाना, नहीं, एग्ज़ाम एक ही देना है। और ये एक बात याद रखिएगा, ग्रेजुएशन लेवल पे चाहे आप 50 फॉर्म भरो चाहे 20 भरो, एग्ज़ाम एक ही बार अपीयर होना है। 12th में चाहे आप 15 भरो चाहे 20 भरो चाहे 3 भरो, एग्ज़ाम एक ही बार अटैम्प्ट होना, अपीयर होना है। ऐसे ही 10th में चाहो कितने फॉर्म भर लो, लेकिन एग्ज़ाम एक ही बार अपीयर होना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन लेवल का अलग एग्ज़ाम होगा, 12th का अलग होगा, 10th का अलग होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। जैसे ग्रेजुएशन में मान लो आपने 12 फॉर्म भर दिया, एक NR रीजन से एक पोस्ट भर दी आपने, एक ER रीजन से भर दी, एक NWR से भर दी, एक NR में 2 भर दी, जितनी भर दो ग्रेजुएशन में, लेकिन एग्ज़ाम एक ही होगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज़ किया होगा उसी सेंटर में ही एक ही एग्ज़ाम होगा ग्रेजुएशन का, उसी में सारे पोस्ट कोड्स उसमें मर्ज हो जाते हैं। बात समझ में आया? ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग एग्ज़ाम देना, नहीं, एग्ज़ाम एक ही होगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का एक होगा, 12th का अलग होगा और हाई स्कूल का अलग होगा, ठीक है। इसको सरल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो ऐसा समझो, जैसे लेट सपोज मैंने ग्रेजुएशन में 3 फॉर्म में भरी, एक NR रीजन से भरा, एक ER रीजन से भरा, जैसे NR रीजन से मान लो ऑफिस सुपरिटेंडेंट भरा, एक ER रीजन से भरा मैंने फॉरेस्ट जू रेंजर का भर दिया लेट सपोज, ठीक है। और एक तीसरे जगह से कहीं और से पता NWR से मान लो भर दिया मैंने, ठीक है, वो मैंने कोई और भर दिया तीसरा पोस्ट, ठीक है। तो अब ग्रेजुएशन में 3 भर दिया, अलग अलग जोन से भर दिया, तो बच्चों के मन में सवाल आएगा कि क्या मुझे NWR में भी एग्ज़ाम देने जाना है, क्या मुझे ER में भी जाना है? नहीं, आपका ग्रेजुएशन का एक ही एग्ज़ाम होगा और वो तीनों उसी में मर्ज हो जाएंगी। बात समझ में आया? तो ग्रेजुएशन में 3 भरा तो उसका एग्ज़ाम एक ही होगा, लेकिन वो तीनों पोस्ट कोड इसमें मर्ज हो जाएंगी और एक ही जगह एग्ज़ाम होगा। अब साथ ही साथ मैंने मान लो 12th लेवल का भी फॉर्म भरे 4, तो 12th लेवल के लिए भी एक ही बार मुझे बैठना है। फॉर्म चाहे कितने 12th में भर दूँ, लेकिन बैठना एक ही बार है। ऐसे 10th में चाहे मैं कितने फॉर्म भर दूँ, बैठना मुझे एक ही बार है। बात समझ में आया? 24 से लेके 4 तारीख तक एग्ज़ाम तो बहुत बार होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के भी कम से कम 20 बार होंगे, लेकिन आप चाहे कितने भी फॉर्म भरिए, अपीयर सिर्फ आपको एक ही बार होना है, ठीक है। तो जो एडमिट कार्ड आपका आएगा उसमें सारे पोस्ट कोड लिखे होंगे। तो ग्रेजुएशन लेवल में मैंने आपने मान लो 3 भरा है, तो तीनों पोस्ट कोड भरे होगा, जैसे NR 205/24, ER 305/24, NWR 103/24 ऐसे लिखा होगा। तो वो एक ही एग्ज़ाम में आपके सारे क्लब हो जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया? ऐसे 12th में भी ऐसे ही एडमिट कार्ड निकलेगा, 12th का अलग होगा, उसका अलग एग्ज़ाम होगा। जनरली बोल रहा हूँ, 10th वाले सुबह होते हैं, 12th वाले दिन में होते हैं और ग्रेजुएशन वाले शाम को 4 से 5 वाले बजे होते हैं। ठीक है, इन जनरल होता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया कि अलग अलग जोन में अलग वैकेंसी होती हैं, आपको सब जोन ढूंढना पड़ेगा। हर पोस्ट की अलग क्वालिफ़िकेशन होती है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको एक एक पोस्ट को ढूंढ के देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगा ये डिटेल्स, या आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। अगर आपको वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा है, आप मेरे टेलीग्राम में आ जाइएगा, मैंने वो लिंक डाला है, उसमें आपको सारी डिटेल्स दिखती जाएंगी। आप सेलेक्ट करोगे SSC फेज 13, फिर नीचे आप जोन को सेलेक्ट करोगे, NR, ER, NWR जो भी, और फिर उसके बाद सारी वैकेंसी की पोस्ट कोड खुल जाएंगी। तो हर पोस्ट कोड के इधर बगल में उसकी क्वालिफिकेशन दिया होगा। जैसे लेट सपोज किसी में दिया है कि ग्रेजुएशन 2 साल का एक्सपीरियंस इन दिस एंड 1 साल का ये सर्टिफिकेट, ऐसे तीनों। तो ये एग्ज़ाम एक तरीके से समझ लो किसी के लिए बहुत बून भी साबित होता है, फ़ायदा भी करता है, लेकिन किसी के लिए बहुत नुकसान भी करता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो किसी एक ऐसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने अभी फेस 11 की बात बता रहा हूँ, एक पोस्ट आई थी जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की।
उसमें क्या हुआ था, सिर्फ बीटेक इन सिविल मांगा था और डिप्लोमा इन सिविल। अब होता क्या है, 95% जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता ये एग्ज़ाम भी होता है कोई, उनको जो नॉलेज होती नहीं है। तो और 1100 वैकेंसी आ गई थी, सोचो जेई की। अब हाल ये हुआ कि बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, उसमें समझ लो 100 200 में से मान लो 100 नंबर भी आए, सिलेक्शन हो गया, ऐसा हाल हो गया था। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, 4200 ग्रेड पे आपको 100 105 नंबर पे भी मिल जाएगा। हर पोस्ट कोड की अलग रिजल्ट आएगा, और जिस पोस्ट कोड का जिस जोन से भरा है उसी वेबसाइट पे आएगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने एनआर जोन से भरा है, एनआर 205/24, तो उसका रिजल्ट एनआर के ही वेबसाइट पे आएगा। ईआर का भरे हो तो ईआर के ही वेबसाइट पे आएगा। सबके आपको वेबसाइट भी चेक करने होंगे बार बार, ठीक है, तभी आप अपडेट रहोगे। तो ये बात समझ में आ रहा है। तो हर पोस्ट कोड का अलग रिजल्ट आता है, इसीलिए ये सीजन नहीं है कि एक साथ सबका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, हर पोस्ट कोड का लगाएगा। हो सकता है किसी पोस्ट कोड का 8 महीने में रिजल्ट आ जाए, लेकिन किसी पोस्ट का हो सकता है 3 साल भी ना है। बात समझ में आ रहा है। तो कन्फ्यूजन वाली बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। अब एक जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एनआर रीजन है। अगर सबसे बकवास रीजन बोलूँ तो एनआर रीजन है। यहाँ पे इतना बेकार सीन है कि आज फॉर्म भरोगे ना तो हो सकता है 3-3 साल रिजल्ट ना आए, ऐसा हाल हो सकता है। ईआर रीजन बहुत फास्ट है, कोलकाता वाला, वो 1 साल में रिजल्ट दे देता है। एनडब्ल्यूआर रीजन भी कंपेरेटिवली फास्ट है। ईआर सबसे फास्ट है, एनडब्ल्यूआर फास्ट है, सबसे स्लो एनआर है दिल्ली वाला, और सीआर सेंट्रल रीजन। ठीक है, ये बहुत स्लो है, एनआर तो बहुत ही स्लो है। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो फेस 11 का एग्ज़ाम दिया था 2023 के 27 जून को। ठीक है, और बेचारा अभी तक इंतजार कर रहा है, उसका रिजल्ट ही नहीं आया। 2025 आ गया जून, 2 साल हो गया, 2 सीजल का रिजल्ट निकल गया, लेकिन उसका नहीं आया। एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है ये तो बताने ही मैं भूल गया। एग्ज़ाम प्रोसेस समझ लो, आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम आपने दे दिया, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का बस, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सारी मेरिट उसी के अकॉर्डिंग देखी जाती है। एक ही एग्ज़ाम में जितना मार्क्स स्कोर कर दिया आपका, उसी के हिसाब से मेरिट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। उसका एक रिज़ल्ट पब्लिश करेगा एसएससी कि आप सेलेक्ट हो गए। उस सिलेक्शन में क्या होगा, 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई करेगा, कहीं कहीं 20 गुना करेगा, कहीं 10 करेगा, कहीं 30 गुना करेगा। ठीक है, तो जैसे किसी पोस्ट कोड में 5 वैकेंसी से कम है तो वहाँ 20 गुना बुला लेगा, कहीं पोस्ट कोड में 5 से वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ तुम 10 गुना बुला लेगा, ऐसा बुलाता है। किसी में मान लो 20 वैकेंसी है तो हो सकता है 200 बुला ले, किसी में 3 वैकेंसी उसको 20 गुना 60 बुला ले, तो ऐसे होगा। तो उस रिज़ल्ट में ऐसे बच्चे निकलेंगे 20 गुना 10 गुना, उससे रिज़ल्ट से सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, आपसे वो ऑनलाइन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सबमिट करवाएगा। पहले स्पीड पोस्ट से होता था, अब ऑनलाइन होता है, तो आप ऑनलाइन सबमिट कर दोगे। वो एक पोर्टल खोलेंगे, उसमें जाके आप ऑनलाइन सबमिट कर दोगे। ठीक है, फिर ये स्क्रूटनाइज होता है। अब स्क्रूटनी होने में कहो 3 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, कहो 1 साल लग जाए, भगवान जाने। ठीक है, कई 3-3 महीने में होते हैं, कई के 9-9 महीने में नहीं होते। तो मैं रियलिटी बता दूँ। ठीक है, एनआर बहुत स्लो है, ईआर बहुत फास्ट है, तो दोनों में समझ लेना। तो आपने जब एग्ज़ाम दिया, इसका रिज़ल्ट एसएससी निकालेगा। उस रिज़ल्ट में क्या होगा, 20 गुना 10 गुना ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करेगा और उसमें कट ऑफ दिखा देगा। तो उस कट ऑफ देख के ये मत समझना सिलेक्शन हो गया है, वो सिर्फ 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम कुछ नहीं होना है, एग्ज़ाम एक ही होगा बस, वही जुलाई वाला, बस ख़त्म। अब वो जब 20 गुना क्वालिफाई कर लेगा, उनसे क्या करेगा, हर पोस्ट कोड का 20 गुना बुलाता है। लेट सपोज जैसे मान लो ऑफिस सुपरिटेंडेंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें मान लो 20 सीटें हैं तो 200 बच्चे बुला लेगा, तो 200 बच्चों का कट ऑफ दिखा देगा कि हाँ एनआर 205/24 की ये कट ऑफ है। ठीक है, ऐसे ही सारे पोस्ट कोड के कट ऑफ दिए रहेंगे। ठीक है, और फिर आपसे ऑनलाइन सबमिट करवा लेगा डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे। फिर एक स्क्रूटनी रिजल्ट आएगा, कभी भी आएगा, 3, 6, 7 महीना, 10 महीना, वो बताएगा टेंटेटिव एक्सेप्ट लिस्ट और टेंटेटिव रिजेक्ट लिस्ट। तो अगर आप रिजेक्ट लिस्ट हो जाओगे तो आपको 10 दिन का समय देगा। अगर कोई आपकी तरफ से कमी नहीं हुई है, उनके तरफ से कमी हुई है कि उन्होंने बेवजह आपको बाहर कर दिया है, तो आपको 10 दिन का समय देगा, दोबारा आप मेल करके कर सकते हो। लेकिन जब स्क्रूटनी वाले के लिए आपको मांगेगा ना, आपको उस समय जमा करना ही करना है, एल्स बाद में आपको मौका नहीं देगा जमा करने के लिए। ठीक है, तो अगर टेंटेटिव एक्सेप्ट लिस्ट में आप सेलेक्ट हो गए
तो फिर आपको एक बार फाइनल एक्सेप्ट लिस्ट फिर आएगी 2-3 महीने बाद, ठीक है। फिर फाइनल एक्सेप्ट लिस्ट जब आ जाएगी तो आप जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हो, अभी फाइनल अभी भी नहीं आया है, ठीक है। फाइनल एक्सेप्ट लिस्ट में भी अभी 20 ही गुना है, 10 ही गुना है, ठीक है। तो उनको डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपका नाम आया है वो डिपार्टमेंट वाले आपको डीवी करने के लिए बुलाएंगे, एसएससी नहीं बुलाएगा, वो डीवी करने के लिए बुलाएंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट बुलाएगा। तो वो 20 गुना बुला लेगा, 10 गुना बुला लेगा, उनको डीवी करा लेगा, ठीक है। फिर आप लोग चले जाओगे। फिर उसके 6 महीना, कहीं 3 महीना, कहीं 8 महीना, डिपेंड करता है, ठीक है। एनआर होगा तो 8-8 महीना लगा देगा, 10-10 महीना लगा देगा। ईआर होगा क्या पता 3 महीने में कर दे, ठीक है। वो फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा फाइनल, वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एग्ज़ाम ऑनलाइन जो जुलाई में होगा, फिर उसके बाद एक रिज़ल्ट आएगा एसएससी जिसमें 20 गुना 10 गुना बुलाएगी डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 15 दिन का समय देंगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, ठीक है। वो सबमिट हो जाएगा। उसके 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको स्क्रूटनी का एक टेंटेटिव एक्सेप्ट लिस्ट दिखाएगा और टेंटेटिव रिजेक्ट लिस्ट कि आप रिजेक्ट क्यों हुए हो, क्या आप क्वालिफिकेशन आपकी थी कि नहीं। अब जैसे मान लो उसमें पूछा है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अब आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने भर दिया तो आपको बाहर रिजेक्ट कर देगा। बीटेक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है लेकिन आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, आपको बाहर कर देगा। तो ऐसे बाहर हो जाओगे आप। तो रिजेक्ट लिस्ट भी आएगा, एक्सेप्ट लिस्ट भी आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक फाइनल एक्सेप्ट लिस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि टेंटेटिव एक्सेप्ट लिस्ट में होता है ना कि कुछ बच्चों को बाहर कर देते हैं, तो दोबारा उनको मौका दिया जाता है कि आप मेल के थ्रू दोबारा भेज सकते हो डॉक्यूमेंट, तो अगर सही होगा तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोबारा फाइनल एक्सेप्ट लिस्ट आएगा। उसके बाद डीवी होगा, कहाँ, डिपार्टमेंट में जहाँ नौकरी करनी है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और जो नाम आ जाएंगे आपकी नौकरी लग गई, फिर आपको वो बुला लेंगे। तब बात क्लियर है, ये प्रोसेस है। अब देखिए इस एग्ज़ाम के प्रोस सुनिए और थोड़े कौन सुनिए। प्रोस क्या है, सबसे पहले प्रोस सुनिए। प्रोस ये कि सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, एक दिन 1 घंटे में एग्ज़ाम दीजिए और गेम ख़त्म। ग्रेजुएशन लेवल में मान लो आपने 20 फॉर्म भर दिए, तो 20 फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो। 20 फॉर्म मतलब 20 कोड, हर नौकरी की एक कोड होती है। जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, दिल्ली में, उसका एक कोड होगा, जैसे NR 205-25, ठीक है, उसमें 20 सीट है, तो NR 205 और 25 का एक अलग फॉर्म भरेगा। ऐसे कोई दूसरा फॉर्म भरना है, ठीक है, तो जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उसका अलग पोस्ट कोड होगा, उसका अलग फॉर्म भरो। ऐसे तीसरा कोई फॉर्म भरना है, उसका अलग फॉर्म भरो। तो सब पोस्ट कोड के हिसाब से, तो हो सकता है पोस्ट कोड तुम्हारी 500 1000 हो, तो हज़ार फॉर्म भर सकते हो अगर एलिजिबल हो तो, ठीक है। 90%। हाँ, प्रोस क्या है, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, तो अलग अलग पोस्ट कोड आपकी भर जाती हैं, तो आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। ग्रेजुएशन का एक एग्ज़ाम, 12th का एक एग्ज़ाम और 10th का एक एग्ज़ाम। 10th के लिए ज़्यादातर जो एज क्वालिफिकेशन है 18 से 25 होगा, 18 से 27 होगा। 12th में भी 18 से 27 होगा, ग्रेजुएशन में 18 से 30 होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। प्रोस क्या था, एक ही एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम में परफॉर्म कर दो, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, ठीक। दूसरा, अगर कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें एक बहुत तगड़ी क्वालिफिकेशन मांग रहा है, लेट सपोज, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, उसने तुमसे कह दिया MSc इन बायोकेमिस्ट्री विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अब ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं बच्चों के पास, और इसमें 20 सीटें आ गई, और मान लो आपके पास ऐसा क्वालिफिकेशन था, तो ये मान के चलो 70-80 नंबर पे भी सिलेक्शन आपका पक्का है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ऐसी कोई क्वालिफिकेशन आ जाती है तो आपको मज़े ये एग्ज़ाम बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए। इवन ऐसी पोस्ट कोड मैंने देखी 4600 ग्रेड पे जहाँ 200 में से 105 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का। जैसा CGL का Tier 1 होता है, सेम प्रोसेस है, सेम बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। और कहो 100 नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मैच करना चाहिए। अगर जहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन मांग लिया तो समझ लो वहाँ तो बिल्कुल नरक हो जाएगा, तब भयंकर कंपटीशन हो जाएगा, 185 कट ऑफ चली जाएगी, 190 ऐसे हो जाएगा। लेकिन जहाँ बिल्कुल एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग लिया, जैसे लेट सपोज CR रीजन में आती हैं जूनियर इंजीनियर की, उसमें पूछेगा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस,
अब बच्चों के पास पता ही नहीं है कि 2 साल एक्सपीरियंस भी है, ये भी है, उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। जब बच्चे ही नहीं मिलेंगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा। और जिनके पास होता भी एक्सपीरियंस, उनको पता ही नहीं होता कि इस एग्ज़ाम में ऐसा होता भी है, ऐसा कोई फॉर्म भी आता है भरने के लिए। जैसे फेज़ 11 में एक बार ऐसा भी हुआ था, एक ऐसी वैकेंसी आई थी क्लास 10th की, क्लास 10th मांगा था और हैवी ड्राइवर वाला जो हैवी व्हीकल का आपके पास लाइसेंस हो। 1500 वैकेंसी आ गई। सोचो, बच्चे ही नहीं मिले, वो सीटें खाली, मतलब जिसने एलिजिबल था सबको नौकरी मिल गई। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट की कितनी सीट है और कैसी क्वालिफ़िकेशन है, उसके हिसाब से एग्ज़ाम अच्छा है और बुरा है, ठीक है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वो सीटें आ गई तो आपके मज़े हैं, और नहीं आई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तब बात क्लियर है। ये इसके प्रोस थे। कॉन्स क्या है भाई? अगर जैसे मैंने अभी बताया, कोई जोन ऐसे होते हैं एनआर जोन, भाई वो 3-3 साल लटका देता है। अभी भी 2022 के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट नहीं आए, 2025 हो गए। ऐसा भी कौन से 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट अभी भी नहीं आए। एक स्टेज का एग्ज़ाम है, उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो ये भी कौन से, इसमें भाई बर्बादी भी हो जाती है, 3-3 साल वेट करना पड़ जाता है, 4 साल वेट करना पड़ जाता है। और सबसे बुरी आदत खराबी तो ये है इसमें कि लास्ट में कुछ पोस्टें ही कैंसिल हो जाती हैं। जब तक फाइनल रिजल्ट ना है ना, आप 100% यकीन मत करिएगा कि वो पोस्ट कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एक पोस्ट आई थी वायरलेस ऑफिसर की, ऐसे कोई पोस्ट आई थी, ठीक है। उसकी वैकेंसी है 42। बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बढ़िया स्कोर भी आ गया। अब बच्चों को लगा नौकरी लग जाएगी। स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भी भेज दिया, स्क्रूटनी में भी टेंटेटिव एक्सेप्ट लिस्ट में आ गए, फाइनल एक्सेप्ट लिस्ट में भी आ गए, और फाइनल रिजल्ट आने से पहले हुआ क्या, वो पोस्ट कोड ही कैंसिल हो गई। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स दिस पोस्ट हैज़ बीन कैंसिल्ड। पैसा भी गया, समय भी गया, और आपकी उम्मीदें भी गई। तो इस तरह से इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। सारी चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी था, ठीक है। फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद ले के ना बैठिएगा कि तुरंत आपको नौकरी मिल जाएगी एक स्टेज का। नहीं, हो सकता है 2 साल भी लग जाए, हो सकता है 3 साल भी लग जाए, हो सकता है पता नहीं कितना लग जाए, ठीक है। हो सकता है 1 साल में भी हो जाए। ER रीजन में भरोगे, हो सकता है 1 साल में आ जाए, और NR में भरो, हो सकता है 3 साल लग जाए। और हाँ, इसकी एक खास बात और है, इसकी वेटिंग लिस्ट भी होता है। SSC का एकमात्र एग्ज़ाम है जहाँ वेटिंग लिस्ट है, वो यही है। इसमें वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। NR जोन छोड़ के बाकी हर जगह वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। NR में है या नहीं, ये अभी तक किसी को नहीं पता। सही से बताऊँ, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन बाकी जोन्स में होता है, ER में होता है, NWR में होता है, हर जगह होता है। लेकिन इसमें होता है नहीं होता, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के लिए बता दी है, ठीक है। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ। एग्ज़ाम एक स्टेज का होगा, 200 मार्क्स का होगा, Tier 1 जैसा फॉर्मेट होता है। एक ही एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होना है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। पोस्ट की अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होती है, अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो फॉर्म भरो, नहीं तो अब भाई कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है, एलिजिबल है भी नहीं फिर भी भर देंगे। मांग रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 साल का एक्सपीरियंस, और आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, फिर भी फॉर्म भर दिए, तो रिजेक्ट तो हो ही जाओगे ना। तो पहले सारा क्वालिफ़िकेशन देख लो, और क्वालिफ़िकेशन नोटिफिकेशन में नहीं आएगा, वेबसाइट पे आएगा। उसका लिंक मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ टेलीग्राम पे, आप आके देख सकते हो, ठीक है। जब नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा तो उसमें सारे डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट वाइज आपको फॉर्म भरना है, हर पोस्ट के लिए एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। 50 पोस्ट के लिए भरना चाहते हो तो 50 फॉर्म भरोगे, 50 की फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग है। NR का बंदा NR भी भर सकता है, ER भी भर सकता है, कहीं भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को रोक टोक नहीं है। एग्ज़ाम एक ही देगा, मतलब ग्रेजुएशन का एक, 12th का एक, और 10th का एक। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन भरो तो एक ही एग्ज़ाम दोगे, अगर 12वीं और ग्रेजुएशन दोनों भरोगे तो एक दोनों अलग अलग एग्ज़ाम दोगे। हर पोस्ट कोड के लिए अलग नहीं देना है। ग्रेजुएशन में जब 50 पोस्ट भरे हो उससे मतलब नहीं है, 50 फॉर्म भरे हो, एग्ज़ाम एक ही देना है, ठीक है। तो सारी प्रोस और कॉन्स बता दिया, वेटिंग लिस्ट बता दिया, 2-3 साल वाली बात बता दी। NR बहुत स्लो है, ER बहुत फास्ट है। हाँ, इसका फाइनल मार्क्स तुमको डिक्लेयर सिर्फ रिजल्ट के समय आपको बताएगा आपके कितने फाइनल मार्क्स आए थे, ठीक है, उससे पहले नहीं बताएगा। और चीज़ें बहुत स्लो भी हो जाती हैं। NR में जैसे दिल्ली साइड है तो कुछ पोस्टें तो बहुत स्लो हो जाती हैं, 2-2 साल 3-3 साल लटका देता है, आपका 3-3 सीजन निकल जाएगा, लेकिन आप इसका इंतजार ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो ये भी नुकसान है।
जो कोलकाता रीजन के उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि वो फास्ट होता है, बहुत जल्दी करा देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी था। अब इसके बाद भी आप मैंने प्रोस कॉन दोनों बताया ना, मैंने भड़काया ना कुछ वो किया, ग्लोरीफाई किया है, जो है वही है। अब आगे आप लोग डिसाइड करो, जो करना है करो। ठीक है, फॉर्म मुझे बस इन्फॉर्म करना था, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो आपको जैसा लगे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।